दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 31 अक्टूबर 2025। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान का जुबानी हमला, ट्रंप के न्यूक्लियर टेस्ट ऐलान पर बोला अमन नहीं, ये है जंग की तैयारी। यमन के हूथी लीडर का इसराइल को जवाब, कहा हम किसी भी क्रिमिनल से डरने वाले नहीं। इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट में हलचल, हिजबुल्लाह की बढ़ती ताकत पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। गजा में फिर से धमाके, फिर से धुआं, सीज फायर कायम मगर लोग प्यासे और बेघर। और एर्दोगान का जर्मनी पर सीधा वार, कहा गजा में इंसानियत मर रही है और तुम चुप हो। शुरुआत करते हैं इस शो की। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के न्यूक्लियर टेस्ट के ऐलान पर करारा हमला बोला है। ईरान ने कहा कि जिस मुल्क ने अपने डिफेंस डिपार्टमेंट का नाम बदलकर वॉर डिपार्टमेंट रख लिया, वही अब फिर से एटमी धमाके करने जा रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर लिखा कि न्यूक्लियर हथियारों से लैस ये घमंडी मुल्क जो खुद को दुनिया का चौकीदार समझता है, अब फिर से एटमी टेस्ट शुरू कर रहा है और वही मुल्क हमारे अमन पसंद न्यूक्लियर प्रोग्राम को बदनाम करता है, धमकी देता है, हमले करने की बात करता है, जबकि ये सब इंटरनेशनल कानून की खुली धज्जियां उड़ाना है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात को साउथ कोरिया में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात से पहले यह ऐलान किया था कि उन्होंने पेंटागन को फौरन न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग शुरू करने का हुक्म दिया है 33 साल बाद, ताकि अमेरिका, रूस और चाइना जैसे मुल्कों के साथ बराबरी पर जाकर खड़ा हो सके। क्योंकि ट्रंप का मानना है कि बुरेवेस्निक मिसाइल जो 3 दिन पहले टेस्ट की थी रूस ने, वो एक न्यूक्लियर मिसाइल है। ईरान ने तंज कसते हुए कहा कि दुनिया अमन की बात कर रही है और अमेरिका फिर से जंग की आग भड़काने में लगा है। अंसारुल्लाह मूवमेंट ने इसराइल को जवाब दिया है, कहा है कि हम किसी क्रिमिनल से डरने वाले नहीं। यमन के अंसारुल्लाह यानी कि हूथीज के सीनियर लीडर मोहम्मद अल-फरा ने इसराइली हुकूमत को सख्त लहजे में जवाब दिया, खासकर इसराइली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स की धमकियों पर। अल-फरा ने कहा कि हम किसी क्रिमिनल के धमकाने से रुकने वाले नहीं, डरने वाले नहीं। उन्होंने काट्स को सीधा निशाना बनाते हुए कहा कि तुम अपना कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर पाए, तुम कोई अपना टारगेट हासिल कर नहीं पाए, तुम्हारी पोजीशन की कमजोरी और झूठ अब दुनिया के सामने है। अल-फरा ने इसराइली लीडरशिप को भी ललकारा और कहा कि अमेरिका और वेस्टर्न एजेंसियों की मदद के बावजूद वो गजा से अपने होस्टेजेस अपने दम पर छुड़ाने में नाकाम रहे और अब तुम्हारी नाकामियां सबके सामने नंगी हो चुकी हैं। ये वर्बल वॉर यमन और इसराइल के बीच जारी है, जिसमें धमकियां हैं और धमकियों का काउंटर अटैक है। ईरान से जुड़े लोगों पर वेस्ट में सख्ती का सीजन शुरू हो गया है। ईरान को मिलिट्री एतबार से तबाह कर देना अब दुनिया के मजबूत मुल्कों का जैसे शौक बन चुका है। ब्रिटेन ने एक ईरानी बैंकर और बिजनेसमैन अली अकबर अंसारी पर सैंक्शन लगा दिया है। लंदन का कहना है कि अंसारी ने ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स यानी IRGC को पैसे से मदद दी थी। ब्रिटेन के मिडिल ईस्ट मिनिस्टर हैमिश फाल्कनर ने कहा कि IRGC की धमकियां और विदेशों में की जा रही हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हम IRGC की तरफ से आने वाले किसी भी खतरे को बख्शेंगे नहीं और ज़रूरत पड़ी तो सख्त कदम उठाएंगे। अब ये सख्त कदम सिर्फ सैंक्शंस होंगे या कुछ और, ये तो वक्त बताएगा। इसराइल में चर्चा है कि हिजबुल्लाह फिर से मजबूत हो रहा है और इसको लेकर इसराइल में हलचल तेज हो गई है। क्या ये एक सच्चाई है या IDF लेबनान पर कोई बड़ा हमला करने के लिए एक फिल्म बना रही है? ये अगले कुछ दिन में वैसे भी साफ हो जाएगा। हाँ, मगर इतना तो साफ है कि लेबनान में कुछ बड़ा हो सकता है। इस बात का अंदाजा आप इस खबर को सुनकर लगा लीजिए। 31 अक्टूबर को आई इस खबर के मुताबिक इस्राएली सिक्योरिटी कैबिनेट की जुमेरात की रात को एक अहम मीटिंग हुई। जुमेरात की रात को अहम मीटिंग हो रही है लेबनान के हिजबुल्लाह को लेकर। इसमें प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, फौज के टॉप कमांडर्स और इस्राएली इंटेलिजेंस के अफसर शामिल थे। इस मीटिंग का एजेंडा था लेबनान में हिजबुल्लाह की मजबूत होती ताकत। एक इस्राएली अफसर ने कहा कि हिजबुल्लाह की ज़मीनी हरकतों को देखते हुए ये मीटिंग बहुत अहम है। सोर्सेज के मुताबिक, जो इस मीडिया रिपोर्ट को या इस मीडिया ग्रुप को सोर्सेज ने बताया, उसके मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ सीनियर अफसरों ने लेबनान की हुकूमत से भी कहा है कि वो इसराइल से सीधा डायलॉग खोलें, सीधी बातचीत करें, ताकि जंग की आग फिर से भड़कने से पहले कोई रास्ता निकाला जा सके। मगर ज़मीनी हालात ये बताते हैं दोस्तों कि इसराइल हिजबुल्लाह के साथ फिर किसी बड़ी टक्कर की तैयारी में है।
याद रखिएगा, लेबनान पर पिछले कुछ दिनों से हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ हमले बढ़ रहे हैं। अब बात गजा की। गजा में फिर से धमाके गूंज रहे हैं, फिर से धुआं है, फिर डर का माहौल है। इसराइल ने कहा था सीज फायर लौट आया है, लेकिन खान यूनिस पर उसके लड़ाकू जहाज और तोपें आज भी बरस रही हैं। लोग कह रहे हैं अगर ये सुकून है तो जंग कैसी होगी। गजा के लोग फिर उसी हाल में हैं, भूख, डर और बेघरी के बीच। उनके पास खाना नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है, छत तो है ही नहीं। इस्राएली ड्रोन ऊपर मंडरा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं और मशरकी इलाके में भारी तोपखाने की आवाज़ें लगातार गूंज रही हैं। ये मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूं दोपहर तक की। सीज़फायर के समझौते की सबसे बड़ी शर्त थी मदद के ट्रकों की एंट्री, लेकिन क्रॉसिंग अब भी बंद हैं। 3 हफ्ते हो गए, वादा अधूरा है। कुछ राहत के ट्रक आए तो, मगर तादाद अब भी तय लिमिट से बहुत नीचे है। ज़रूरतों के पहाड़ वहीं के वहीं खड़े हैं। बाजार खुले हैं, मगर रैक चॉकलेट, बिस्कुट और नूडल्स से भरे पड़े हैं। असली ज़रूरत की चीज़ें जैसे दवा, दूध, विटामिन, प्रोटीन सब गायब हैं। लोग कह रहे हैं कि दुकानों में रंग भरे हैं, लेकिन पेट अंधेरे की तरह खाली है। इसी बीच अमेरिकी सरकार की एक सीक्रेट रिपोर्ट सामने आई है, जिसने इसराइल की सूरत साफ कर दी है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक रिपोर्ट में लिखा है कि गजा में इंसानी हुकूक के सैकड़ों मुमकिन वायलेशन के लिए इसराइली फौज सीधी सीधी जिम्मेदार है। ये पहली बार है जब अमेरिकी सिस्टम ने खुद ये माना है कि इसराइल ने लीही लॉज तोड़ा है। ये वो कानून है जो जुल्म करने वाली फौजों को अमेरिकी मदद से रोकते हैं। तो क्या अब अमेरिका इसराइल को मदद देना रोक देगा? इस मजाक पर कोई पागल भी यकीन नहीं कर सकता। उधर गजा में लोगों के पास अब पैसे भी नहीं बचे। बैंक खुले हैं मगर कैश नहीं है। 16 अक्टूबर को ही बैंक खुल गए थे। लोग रोज लाइनों में लगे, लेकिन मायूस लौटे। ये मायूसी का सिलसिला 31 अक्टूबर को भी जारी है। इसराइल ने ऐलान किया है कि हमास ने आज सुबह जिन 2 लाशों को लौटाया वो उसके होस्टेजेस अमीराम कूपर और साहर बारूक की हैं। नेतन्याहू के दफ्तर से बयान आया कि फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट ने पहचान पूरी कर ली है, शिनाख्त हो चुकी है और दोनों होस्टेजेस के घर वालों को इत्तला दे दी गई है। गजा से लाशों की वापसी ने इसराइल में सदमे और गुस्से की लहर दोबारा जगा दी है, मगर कई होस्टेज का अब तक कोई अता पता नहीं है। अमेरिका के एक ऑफिशियल ने बताया है कि मीडिएटर्स ने हमास को जुमेरात की शाम तक येलो लाइन के पीछे से हटने का अल्टीमेटम दे दिया था, वरना इस्राएली फौज फिर से हमला करेगी। अफसर के मुताबिक हमास को मिस्र और कतर के जरिए साफ साफ कहा गया कि 24 घंटे के अंदर अपने लड़ाकों को इस इलाके से निकाल ले जो अभी आईडीएफ के कब्जे में है, यानी येलो लाइन के इस तरफ वाले। ये मोहलत कल रात 8 बजे खत्म हो गई थी। इत्तला के मुताबिक हमास के लड़ाके वहां से निकल गए हैं। अब इसराइल सीज फायर लागू करेगा और येलो लाइन के पीछे मौजूद हमास के ठिकानों पर कार्रवाई करेगा, यानी येलो लाइन के अंदर फलस्तीनियों की इमारतें फिर गिराई जाएंगी। पहले हमास को इसी लाइन के पार जाने की इजाजत इसराइली अथॉरिटीज ने रेड क्रॉस के साथ मिलकर दी थी, ताकि वो होस्टेजेस की बॉडीज निकाल सके। तुर्की में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल पर तीखा हमला बोला। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अंकारा में हो रही थी। एर्दोगान ने कहा गजा में जो हो रहा है वो इंसानियत के खिलाफ है। जर्मनी को इस तबाही को रोकने के लिए आगे आना चाहिए। मुंह खड़े थे, साथ में खड़े थे एर्दोगान और मर्ज, और प्रेस सामने थी। एर्दोगान ने कहा मैं मर्ज के उस बयान से इत्तेफाक नहीं रखता जिसमें उन्होंने इसराइल का सपोर्ट किया था। इसराइल के हमलों में अब तक 68,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बच्चे और औरतें और बुजुर्ग शामिल हैं। एर्दोगान ने सवाल उठाया कि हमास के पास ना बम है ना न्यूक्लियर हथियार है, मगर इसराइल के पास ये सब कुछ है और उसने कल गजा पर इन्हीं से हमला किया। एर्दोगान ने जर्मन चांसलर से मुंह दर मुंह पूछा, जर्मनी क्या तुम्हें ये सब नहीं दिख रहा जो इसराइल कर रहा है? एर्दोगान ने बताया कि उन्होंने मर्ज से 2 रियासती हल यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन पर जोर देते हुए कहा, जैसे हम रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की बात कर रहे हैं, वैसे ही हम इसराइल की गजा पर जंग बंद करने की मांग करते हैं। तुर्की और जर्मनी मिलकर इसमें अहम रोल निभा सकते हैं। बात सूडान की, जहां पर खाना जंगी की आग बहुत ज़्यादा भड़क चुकी है। हज़ारों लोगों के मारे जाने की खबर है। इनसिक्योरिटी फोर्सेस
over 35,000 people to flee Sudan's North Kordofan in 4 days. صرف 4 دنوں میں ہی سوڈان کا جو نارتھ کوردوفان علاقہ ہے وہاں سے 35,000 لوگ جان بچا کر بھاگے ہیں. یہ یونائٹڈ نیشنز کی مائیگریشن ایجنسی نے کہا ہے. اور یہاں پر نارتھ کوردوفان میں ایک سٹی ہے بارہ، وہاں سے 1100 لوگ بھاگے ہیں. ان کی آبادی کے حساب سے یہ تعداد بہت بڑی ہے اور لگاتار وہاں پر خانہ جنگی کی آگ بھڑک رہی ہے. بہت سے لوگ مجھ سے سوڈان کا مسئلہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کار کون ہے اس کے پیچھے، کیا وجہ ہے اور یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے. تو اگر آپ اس ایپیسوڈ کو اسپیشل دیکھنا چاہیں گے تو بتا دیجیے گا، میں سوڈان پر ایک الگ سے بناؤں گا. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نے بھی پیراملٹری ریپڈ سپورٹ فورسز جو ہیں RSF، جس پر قتل عام کا الزام ہے سوڈان کے الفشر میں، اس کی مذمت کی. کس نے؟ UNSC نے، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نے. اور ان سب نے کہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے سامنے ابھر کر آ رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو اور معصوم اور بے گناہ لوگوں کا بے جان جو خون بہایا جا رہا ہے وہ سلسلہ بند کیا جائے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.